18 मार्च 1984 की रात को जापान की ग्लेको कंपनी के मालिक को उसी रात में उसके घर ही घुसकर किडनैप कर लिया जाता है। ग्लेको कंपनी बच्चों की कैंडीज बनाती थी और कंपनी के मालिक इज़ाका ग्लेको की बीवी ने किडनैपर से रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको जितना पैसा चाहिए वो ले लें, मगर ये तो किसी के वहमो गुमान में ही नहीं था कि जो किडनैपर्स किडनैप करने आए हैं उनको तो एक पैसा नहीं चाहिए। जब वो किडनैप हुआ तो वो बच्चों के साथ साथ टब में नेकेड था, मगर किसी को पता नहीं था कि ये जापान के इतिहास में सबसे खतरनाक केस बन जाएगा और इसका नाम है द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। और अमेजिंग बात ये थी कि खाली जापान को नहीं, इस केस ने पूरी दुनिया के पुलिस को हिला कर रख दिया था, क्योंकि ये केस बहुत ही अजीबोगरीब था। इज़ाका की वाइफ और माँ को फोन के तार से बंद कर वहीं छोड़ दिया जाता है और मांग की जाती है 1 बिलियन यान और 100 किलो सोने की। इज़ाका की कंपनी के पास 2 दिन का टाइम था ये रकम देने के लिए, मगर पता है फिर क्या होता है? 2 दिन बाद ही पता नहीं इज़ाका किसी भी तरह से वहाँ से भाग आता है और पुलिस और सब बहादुरी के किस्से लिखते हैं कि वाकई इज़ाका में बहुत बहादुरी दिखाई और वहाँ से निकल आया और उन किडनैपर्स का मजाक बनाया जाता है। मगर 15 दिन बाद कहानी असल शुरू हुई थी जब वो वापस लौटा था। 8 अप्रैल को पुलिस वालों के नाम लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुम सबको चैलेंज करता हूँ कि मुझे पकड़ कर दिखाओ। ना मैं जायकी का रिलेटिव हूँ, ना दोस्त, ना कंपनी में काम करने वाला। ये मेरी कार का कलर है जो कि व्हाइट कलर का था और जिस शॉप पर मैंने स्टे किया था उसका भी पता भेज रहा हूँ। अब मुझे पकड़ कर दिखाओ, लेकिन अगर तुम नहीं पकड़ पाए तो तुम लोग टैक्स चोर कहलाओगे। उसमें उस किडनैपर ने लास्ट लाइन में अपना नाम भी लिखा था, द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। जापान की और कैंडी कंपनी थी जिनका नाम था मोरुंगा। मोरुंगा कंपनी को भी एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उनकी कंपनी में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर अलग अलग जगह रख दिया गया है। जो भी उनकी कैंडीज को खाएगा मारा जाएगा। यही धमकी ग्लेको कंपनी को 1 नवंबर को मिली थी, यानी उस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद। वो लेटर रिसीव होने के बाद इन दोनों कंपनीज की कैंडीज में जहर मिला दिया जाता है और उनको पहले से धमकी दी जाती है कि अगर किसी ने कैंडी खा ली तो वो लोग मर जाएंगे। इसके बाद तमाम कंपनीज अपनी कैंडीज को रोक लेती हैं, माल को वापस बुलाती हैं। फिर जब इस कंपनी की चेकिंग होती है तो वाकई पता चलता है कि इसमें जहर मिला हुआ था और फिर पुलिस 1.5 लाख तक के लोगों को गिरफ्तार करती है, लेकिन इनको कुछ भी मिलता नहीं है सबूत। एक पुलिस वाला जो इस केस को संभाल रहा था उसने अपनी नाकामी की वजह से अपने आप को मार डाला, इस वजह से क्योंकि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो चुका था, क्योंकि मामला हल होने को ही नहीं आ रहा था। बहरहाल ये शख्स कई दफा वीडियोस में कैंडीज में जहर डालते हुए नजर आया, फुटेजेस में भी मिला, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर ये बंदा पकड़ा क्यों ना गया। लेकिन जब पुलिस वाला इस वजह से सुसाइड कर लेता है तो कुछ अरसे में पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसको बहुत अफसोस है और वो कहता है कि आज के बाद वो किसी को तंग नहीं करेगा। उसके बाद ये चैलेंज जापान की गवर्नमेंट के लिए खत्म हो जाता है और बहरहाल कोई गिरफ्तारी नहीं होती, कोई क्रिमिनल नहीं पकड़ा जाता, पर ये मामला बहुत चैप्टर क्लोज हो जाता है। उसके बाद आज इस क्राइम को 40 साल गुजर गए हो और जापान के लॉ के मुताबिक अगर किसी क्रिमिनल को 25 साल गुजर जाए कोई क्राइम किए हुए तो वो क्राइम मिटा दिया जाता है अगर वो पकड़ा ना आ जाए। तो बहरहाल उसका वो क्राइम मिटा दिया गया है, लेकिन वो फिर भी आज तक किसी के सामने नहीं आया। इस वाक़े को कई साल गुजर गए, लेकिन किसी को भी पता ना चल सका कि आखिर वो शख्स कौन था और एक पुलिस वाले की जान भी चली गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।